नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर स्थित कुंडेश्वर के ग्राम दोहरी वकील में एआरटीओ के नवनिर्मित कार्यालय का लोकार्पण किया। इस नवनिर्मित एआरटीओ कार्यालय में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया। बताते ये चले कि लंबे समय से काशीपुर में एआरटीओ कार्यालय किराए के भवन में चल रहा था, जिसके बाद आईआईएम के पास लगभग 8 करोड़ की लागत से एआरटीओ कार्यालय के नए भवन का निर्माण कराया गया। इसमें ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक, कार्यालय भवन, फिटनेस आदि सुविधाएं भी मौजूद हैं। और ऋषिकेश लोकार्पण होने पर एआरटीओ भवन के यहाँ पर आज इसके लोकार्पण से, इसके उद्घाटन से निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में और आसपास के पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत सुविधा उनके लिए होने वाली है। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नवाचार आगे बढ़ रहा है और आज जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसका लाभ हम सबको मिलेगा और एक नया काम शुरू हुआ है, सबको मिलेगा। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड की वर्षगांठ पर पीठसैन में आयोजित राजकीय क्रांति दिवस मेले में प्रतिभाग लिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद किया और कहा कि आजादी के वीर सिपाहियों के त्याग और बलिदान के कारण आज हम खुली जीवन में सांस ले पा रहे हैं। शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली जो अनुग्रह राशि है 10 लाख से बढ़ाकर के 50 लाख कर दी गई है। शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जा रही। स्वतंत्रता सेनानियों और 29,000 की गई है। वो उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार सहित प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटने को लेकर के लंबे समय से कवायद चल रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं और सरकार और संगठन के स्तर पर रायशुमारी भी बन गई। ऐसे में अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया जाएगा। तो वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जाएगी और कार्यकर्ताओं को दायित्व भी दे दिए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के दावों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब उत्तराखंड बीजेपी को सिर्फ केंद्रीय संगठन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है और यह इंतजार भी शायद इसी महीने समाप्त हो सकता है। नहीं, रणनीति कुछ नहीं है। रणनीति बन चुकी है और बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी, उनके लिए नामांकन तिथि घोषित होगी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होना है और मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में भी पार्टी लाइन स्पष्ट है। मंत्रिमंडल विस्तार यथासमय होगा। वही मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बुधवार को सचिवालय में बीएसएनएल, एयरटेल और जियो नेटवर्क के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश में 4G और 5G नेटवर्क की उपलब्धता के लिए सर्विस प्रोवाइडरों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया। वहीं आईटीडीए के नोडल अधिकारी बनाए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी स्तर पर माह में 2 बार और सचिव आईटी स्तर पर माह में 1 बार समीक्षा की जाए ताकि 100% 4G सैचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त हो सके। नेशनल हेराल्ड केस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी कार्रवाई करे और इसको लेकर के कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी से घबराई हुई है और इसीलिए कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न कर रही। वो इसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने यह भी कहा कि देश संविधान से चलता है, जो भी जांच कर रहा वो स्वतंत्र एजेंसी है। देखिए, इस देश के अंदर कानून है, संविधान है और संवैधानिक नियम से ये देश चलता है। और जिस प्रकार से जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। उनको अगर जो कोई शिकायत करता है, कोई शिकायत आती है तो उस पर जांच होती है। जांच होने के बाद
अगर जो चीजें आपको लगता है कि आप उसमें शामिल नहीं है तो अपने सबूत आपको देने चाहिए। अगर जो आज जांच आगे चल रही है, आपको बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस देख रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस का जो चरित्र और चेहरा दिख रहा है, साफ है कि कांग्रेस के लोगों ने नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार में जिस प्रकार की संदिग्धता है, जिस प्रकार से कांग्रेस के अन्य नेताओं का नाम उसमें आ रहा है, ये सब लोग कांग्रेस के लोग जानते हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार के युवराज हैं, आज हम देख रहे हैं वो विदेश गए हुए हैं। अपने देश के अंदर अगर सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं और बाहर जाकर के वो कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, और जाकर के इनके युवराज जो हैं अमेरिका में अपने देश की मर्यादाओं, अपने देश की बातों को, अपने देश की मर्यादा को तार तार करना आज इनके युवराज। उत्तराखंड सरकार की अभिनव पहल उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह एआई आधारित जियो स्पेशल तकनीक से संचालित प्रणाली है जो कि सरकारी परिसंपत्तियों की निगरानी, डिजिटलीकरण और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू हुई इस प्रक्रिया पर बताया जा रहा है कि परियोजना में अब तक अगर बात करें तो 66,000 से अधिक परिसंपत्तियों को रिकॉर्ड में जोड़ा गया है। यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किया गया। इस सफलता में यूएसएसी के निदेशक श्रीमती जो रितिका खंडेलवाल है, उनकी टीम का अहम योगदान भी रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर विश्व हिंदू परिषद की सदस्य साध्वी प्राची का बयान सामने आया। साध्वी प्राची ने कहा कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं, भारत को आर पार की लड़ाई चाहिए। एक बड़े जनसमूह के बीच पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और आतंकी हमले का बदला लेने का भी संकल्प लिया। बताते चले कि साध्वी प्राची ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वही जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने यमुनोत्री क्षेत्र का दौरा किया और चारधाम यात्रा की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए विभाग और संगठन निरंतर जुट रहे हैं। बताते यह भी चले कि जिलाधिकारी ने यमुनोत्री धाम के 6 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर पूर्ण हो चुके कार्यों को परखा है। इस दौरान रेलिंग की मरम्मत, रेन शेल्टर निर्माण, बिजली, पानी, चिकित्सा और सफाई व्यवस्था तथा साथ ही शौचालय आदि से संबंधित कार्यों का जायजा लिया गया। व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश देने के साथ ही भंडेली घाट पुल पर चल रहे जो अंतिम चरण के मरम्मत कार्य है उसको भी अविलंब पूरा करने की हिदायत दी गई। इस दौरान वैकल्पिक पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अचानक श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में मार्ग की उपयोगिता को भी परखा जाएगा। तो चलिए इस बीच बुलेटिन में बड़ी खबर की ओर रुख करते जहां उत्तराखंड में आज हो रही स्टेट लेवल मॉक ड्रिल, एनडीएमए और यूएसडीएमए कर रहे मॉक ड्रिल की निगरानी, वही साथ ही भूकंप, लैंडस्लाइड, बादल फटने को लेकर उत्तराखंड में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। चारधाम यात्रा के मद्देनजर आपदा प्रबंधन का पूर्वाभ्यास ये जारी है, जिसमें तमाम जो दल हैं वो बादल फटने और लैंडस्लाइड संबंधित जो जानकारियां हैं वो जुटा रहे। उत्तराखंड में आज स्टेट लेवल मॉक ड्रिल किया जा रहा है। एनडीएमए, यूएसडीएमए ये मॉक ड्रिल करता हुआ नजर आ, जिसमें भूकंप, लैंडस्लाइड, बादल फटने को लेकर के उत्तराखंड में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। चारधाम से पहले यह पूर्वाभ्यास बताया जा रहा है। वही पहलगाम कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद 26 मासूमों की हत्या में पूरे देश में बहुत आक्रोश देखा जा रहा है। जहां चारों ओर इस आतंकी हमले की घोर निंदा हो रही, वही विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से भी लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।
इसी क्रम में पौड़ी मंडल मुख्यालय पर विभिन्न कर्मचारी संगठन, व्यापार संघ और साथ ही आम जनता ने एक कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान के पुतले का दहन किया। पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि देश पर इस प्रकार हमले होने पर पूरा देश एक साथ खड़ा है। तो वही राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने भारत सरकार से अपील की कि इस हमले का बदला तुरंत लिया जाए। धर्म नहीं होता है। आप इस घटना से क्या तात्पर्य निकालते हैं? जो पैंट खोल के इस प्रकार की घटना अभी घटित हुई है कश्मीर में, बहुत ही निंदनीय, बहुत शर्मनाक, और हमारी सेना को, पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। दर्द है और होना चाहिए। ये जब तक हमारे बच्चों के दिल में दर्द नहीं होगा। ये हम आज सारा जितना भी जन समूह है पौड़ी का बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इसी कायराना जो इन्होंने कायराना घटना करी है, जिन्होंने निहत्थे लोगों पे जिन्होंने जान ली हमारे पर्यटकों की, ये पाकिस्तान ने जो निंदनीय कार्य करा है उसका व्यापार सभा और हमारे सारे संगठन घोर निंदा करते हैं और बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर। इनकी जो कायरतापूर्ण इन्होंने घटना करी है उसके विरोध में, और आज हमने कैंडल मार्च निकाला है। सर्वप्रथम पहलगाम में जो इस प्रकार हमारे पर्यटकों के साथ जो उनकी निर्णय हत्या की गई है, इसके लिए मैं इस पूरे कार्रवाई की मैं पूरी घोर निंदा करता हूं। और जो इस में जो कुर्बानियां जो बेचारे हम इस अपने जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, मैं उनको पूरे पौड़ी कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी और व्यापार संघ सभी की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। देखिए, पहलगाम में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई हैं, हम सभी पौड़ी वासी उसकी घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ भारत सरकार से अपील करते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाना चाहिए। और जो भी जिन लोगों ने भी ये कायराना हरकत की है, जब तक सरकार उनको नेस्तानाबूद नहीं कर देती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। वही नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने गांधी परिवार पर आरोप पत्र दायर किया है, जिसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नेशनल हेराल्ड कथित धन शोधन मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी जांच कर रही है, लेकिन उस केस को 2015 में बंद कर दिया गया था, जबकि साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे 2020 में कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मगर अब फिर से ईडी इस केस की जांच कर रही है। ताजा मामला ये कार्यालय का घेराव कर चुके हैं। अभी एक बड़ा प्रदर्शन और होगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसको आगे और भी बढ़ाएंगे। दमनकारी नीतियां जो बीजेपी की हैं वो जारी हैं। जिस केस की आप जिक्र कर रहे हैं, इस केस में 2012 में ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है कोर्ट से, और उसके बावजूद भी एक फर्जी केस बनाया जा रहा है जिसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, जब लेन देन ही नहीं हुआ, और शर्तें ये है कि कोई पैसा ना लिया जाएगा, ना दिया जाएगा, ना कोई संपत्ति जो है किसी के नाम निहित की जाएगी, और ना किसी ने लाभ लिया है। तो ऐसे फर्जी केस में केवल इसलिए करा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी गुजरात में मुखर हो रखे हैं और पूरे भारत में कोई और नेता ऐसा नहीं है जो मोदी और अमित शाह के खिलाफ इतनी प्रखरता से बोल रहा है, और उसी चिढ़ से ये कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता नहीं इसमें कुछ नहीं है। जिस तरीके से कोलगेट मामला उठाया गया था, कई आरोप लगे, लेकिन आज सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने की नीयत से किया जा रहा है। ये भी है ताजा मामला। वही देहरादून के उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर में अब तक 24 घंटे में एक स्त्री और साथ ही प्रसूति रोग विशेषज्ञ की तैनाती की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने निर्देश दिए कि गर्भावस्था के उच्च जोखिम वाले मामले भी हायर सेंटर रेफर किया गया। वही हाल ही में उन्होंने उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर का निरीक्षण किया था। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए थे आपातकाल स्थिति के लिए प्रसव कक्ष में स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती 24 घंटे होनी चाहिए। उन्होंने ओपीडी सेवाओं, पैथोलॉजी जांच, इमरजेंसी, रेडियोलॉजी और चिकित्सालय के वार्डों का जायजा लिया। देखिए, बेहतर एक्शन वहाँ पे किया गया तो देखा कि वहाँ पे जो एलएमओ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं वहाँ पे,
तो लेकिन वो इवनिंग और नाइट में वो ऑन कॉल अवेलेबल नहीं रहती है, ऐसा संज्ञान में आया। तो मैंने कहा कि भाई जब आपके एलएमओ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो वो ऑन कॉल अवेलेबल ज़रूर रहें, ताकि स्टाफ जो डिलीवरी कराता है वो डॉक्टर की देखरेख में ही होनी चाहिए। और अगर स्टाफ को परेशानी आती है तो डॉक्टर को फ़ोन करेगा, ताकि डॉक्टर वहाँ पे उस समय अवेलेबल हो। तो वो मैंने 24/7 उपलब्धता बनाने के लिए उनको बोला है। जो इमरजेंसी में जो ड्यूटी का उनका तरीका है, उसको भी मैंने कहा है कि बार रिव्यू कर लें कि किस तरीके से हम उसको बेटर उसमें। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में विशेष हवन, आरती और प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालु, संतों और साधकों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अमानवीय और कायरतापूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यह भारत की अखंडता और मानवता पर सीधा प्रहार है और आतंक का कोई भी धर्म नहीं होता। और अब पहलगाम अटैक, जितनी निंदा की जाए उतना कम। घोर अमानवीय, निंदनीय कृत्य, धर्म के नाम पे हिंसा, मानवता के नाम पर कलंक। पहलगाम में जो हुआ ये केवल आतंकवाद नहीं, परंतु इस्लामिक आतंकवाद है। ये पूरी मानवता पर हमला है। जब किसी का नाम पूछकर, धर्म पूछकर, पहनावा देखकर, खतना जांचकर उसे मारा जाए, पत्नी के सामने पति को, बाप के सामने बच्चों को, ये केवल हिंसा नहीं है, बल्कि मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या है। मैं पूछता हूँ, मजहब पूछकर मारना ये कैसा मजहब है, कैसी इंसानियत? लहू लुहान कर दिया मानवता को भी, इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। चुन चुन कर पहचान के आधार पर किसी को खत्म करना, ये कैसा धर्म है? सच्चा धर्म तो वो है जो जोड़ता है, ना कि तोड़ता है, जो बचाता है, ना कि मिटाता है, जो प्रेम, करुणा और सहअस्तित्व की बात करता है। मजहब अगर मारना सिखाने लगे तो मजहब नहीं, पाखंड है। कोई भी आतंकवादी मजहब का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। लेकिन पहलगाम में जो हुआ, उसने इस्लाम के नाम पर भी एक बदनुमा दाग लग गया। वही कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद मसूरी में जन आक्रोश देखने को मिला, जहां मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, बीजेपी और अन्य संगठनों के साथ स्थानीय लोगों ने पिक्चर पैलेस चौक से शहीद स्थल पर कैंडल मार्च निकाला, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल और अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से शांति व्यवस्था बहाल की गई, जिस प्रकार से व्यवस्था को सुधारा गया, जिस प्रकार से वहाँ लोगों को रोजगार मिला, पर्यटन को बढ़ावा मिला, और आज जम्मू कश्मीर में जितना पर्यटक जा रहा है वो इसी कारण जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अमन और चैन कायम करने में कामयाब हुई। मैं निवेदन करना चाहूँगा समस्त केंद्रीय नेतृत्व से और जम्मू कश्मीर शासन से कि वो जल्द से जल्द गुनहगारों को सजा दे और आने वाले समय में कोई भी पर्यटक भाई हो, कोई भी वहाँ का नागरिक हो, कोई भी बाशिंदा हो, उसे किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार की घटना की हम निंदा करते हैं और आज हम उसी निंदा के कारण आज उन सभी हमारे पहलगाम में जो हमारे लोग, हमारे नागरिक मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। चुन चुन करके जो लोगों को मारा गया है धर्म के नाम पर, हम पूरी तरीके से पूरा मसूरी उस घटना की निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी आरोपी हैं उनको उनकी पहचान करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मौत की सजा दी जाए उनको। जिन्होंने बेकसूर लोगों को बिना कुछ गुनाह किए हुए उनको सीधे गोली से उड़ा दिया गया है। हमारा यही निवेदन है सरकार से कि उनको बेनकाब करके उनको फांसी की सजा दी। घोर निंदा करते हैं और आज कैंडल मार्च के द्वारा हम यहाँ पे जो है सभी हमारे जो भाई शहीद हुए उनको वहाँ पे हम श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और जो दोषी हैं उनको पकड़ के तुरंत से तुरंत सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए।
उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो खत्म कर दिया है। सरकार इसे सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम और केदारनाथ यात्रा को लेकर के खुद मॉनिटरिंग की है, मैराथन बैठकें ली है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई असुविधा न हो और हर उन जरूरी बातों का ध्यान रखा गया जो यात्रा को सुरक्षित सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। इस रिपोर्ट को 20 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन उन्हें पुख्ता कर रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसे सरल और सुगम बनाने के लिए यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डरों से उन्होंने संवाद किया है और श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद और सुरक्षित हो इस संकल्प को लेकर काम किया है। चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो हम वो सब काम लगातार करेंगे, लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, यात्री हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सब का काम चलना चाहिए और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे। ये हमारा मैराथन बैठकें की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का भी कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है। अधिकारियों से हेली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ भी वो सख्त कार्रवाई करने के साथ ही यात्रा रूट पर मनमाने पार्किंग शुल्क न वसूले जाने पर जोर दे रहे हैं और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है इसके लिए अधिकारी को सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। वहीं श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण, मोबाइल ऐप से पंजीकरण के साथ साथ इस साल आधार नंबर से भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इस साल भी हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबर्टपुर में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। देहरादून स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में स्टेट लेवल कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं जो कि 24 घंटे संचालित रहेंगे। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तराशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। तो इससे जो है मैं समझता हूं कि काफी कार्य किए जाएंगे। चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य के कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की शान है और इसके सुचारू संचालन के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार की प्राथमिकता है चारधाम यात्रा। उत्तराखंड की कहीं ना कहीं शान से जुड़ा हुआ चारधाम यात्रा जुड़ती है। पूरा विश्व की नज़र चारधाम यात्रा पे रहती है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो श्रद्धालु आए उनके लिए यात्रा सुगम भी हो, सुरक्षित भी हो। देखिए, सुरक्षा भी बहुत बड़ी एक हमारी फोकस एरिया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपदाग्रस्त क्षेत्र है। आपने देखा है पिछले साल भी 31 जुलाई को आपदा आई थी, बहुत भीषण आपदा आई थी। सरकार ने बहुत अच्छा काम करते हुए लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों को सकुशल वहाँ से बाहर निकाला था। तो हम चाहते हैं कि जो भी यात्री यहाँ पर आए उसके लिए यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, उसको आशीर्वाद मिले बाबा केदार का, लेकिन सुरक्षित भी हो यात्रा। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को गंगोत्री, यमुनोत्री, 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने हैं।
चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में निजी और कमर्शियल वाहनों की भी आवाजाही होती है। ऐसे में उत्तराखंड में वायु प्रदूषण का खतरा बनता है। इसके लिए राज्य सरकार ने किसी भी कमर्शियल वाहन के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी कर दिया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग के ई पोर्टल के जरिए कमर्शियल वाहन चालक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। चारधाम यात्रा के लिए जो शुरुआत है वो रजिस्ट्रेशन तो 28 से हो रहे हैं पर्यटन के पोर्टल पर। 28 अप्रैल से सभी गाड़ियों के लिए जो कि कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल हैं, चाहे वो उत्तराखंड राज्य से हों या फिर अन्य राज्यों के, तो चारधाम यात्रा पर जाने के लिए उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य होता है। और ये एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो कि परिवहन विभाग ने डेवलप किया हुआ है और 2021 से इसको हमने लाइव किया है। तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू और ऑनलाइन मीडियम से ही ग्रीन कार्ड हम इशू करेंगे इस बार भी। और ये पोर्टल आम जनता के लिए 11 अप्रैल से खोल दिया जाएगा, जिस पर ऐप करके ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए वो एप्लीकेशन अपना दे सकते हैं और फिर संबंधित कार्यालय जो कि वो चूज़ करेंगे वहाँ पर व्हीकल को इंस्पेक्शन कराने के बाद वो ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। हमारे स्टेट की गाड़ियों के लिए और जो अदर स्टेट की जो गाड़ियाँ 13 सीटर तक हैं उनके लिए पूर्व की भांति ही ग्रीन कार्ड होगा, जो कि 30 नवंबर तक मैक्सिमम। और उसके अलावा जहाँ तक उनके डॉक्यूमेंट की वैधता होगी वहाँ तक एक बार ही उनको इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा परिवहन कार्यालय में आके। लेकिन जो 13 सीटर से ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं जो कि यात्रा पर आएंगी अदर स्टेट की, उनको 15 दिन का ग्रीन कार्ड दिया जाएगा इस बार से। इसके साथ ही जो गाड़ियाँ अदर उसमें आ रही हैं यात्रा के अलावा कहीं पे ऐसे पर्यटक के तौर पर अगर आ रहे हैं तो उनको भी इस बार 15 दिन का जो ग्रीन कार्ड है वो लेना ग्रीन कार्ड पोर्टल के थ्रू अनिवार्य किया गया। आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी अनीता चमोला की माने तो 13 सीटर और उनके ऊपर के वाहनों को 15 दिन के ग्रीन कार्ड भी दिया जाएगा, जबकि चारधाम के अलावा किसी और स्थान पर जाने वाले कमर्शियल वाहनों को भी 15 दिन के लिए ही ग्रीन कार्ड उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि बिना ग्रीन कार्ड के यात्रा सीजन में कमर्शियल वाहनों का संचालन करना पूर्ण रूप से अवैध माना जाएगा और इसके लिए कड़ी कार्रवाई के प्रावधान भी परिवहन विभाग निश्चित कर रहा है। कुल मिलाकर इस साल चारधाम में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने के कयास हैं, जिसके लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए।